हो गया था ना, ठीक है। यूलर फॉर्म हो गया था, समझो कि अब तुमको आर्गुमेंट भी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पर वैसे भी। ठीक है, तो आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज देखना है और ये आपको समझना है। तो देखिए पोलर फॉर्म आपको पढ़ाए थे शुरू शुरू में हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या देखे थे कि z इक्वल्स टू अगर x प्लस आई वाई है। अब इसका अगर पोलर फॉर्म में चेंज करने का हम सिखाए थे आपको। तो पोलर फॉर्म के लिए क्या बोले थे कि अगर एक्स वाई के फॉर्म में है तो ये क्या कहलाएगा, कार्टेशियन फॉर्म। जब तुम आर और थीटा के फॉर्म में चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म। अब यहाँ पर इसको हम लोग जब पोलर फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो पोलर फॉर्म में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म के बाद पोलर फॉर्म जो आता है, इसने बताया था कि z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये याद है आप लोग को। अब ये जो कॉस r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल्स टू r इंटू ई के पावर आई थीटा। तो देखो ये जो है ये क्या हो गया, पोलर फॉर्म। ठीक है, ये पोलर फॉर्म कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, यूलर फॉर्म। ये यूलर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, यूलर फॉर्म। अब इसमें जो आपको ध्यान रखना वो ये है, ये जो थीटा है, इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्गुमेंट। और ये आर्गुमेंट या फिर इसको चाहो तो आप एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो। ठीक है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये थीटा हम लोग को फाइंड करना होता है। अब आपको बताए थे कि जो थीटा है, जो आर्गुमेंट है, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से, यानी किस क्वाड्रेंट में कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके हिसाब से क्या होता है, चेंज करता है। तो अगर आपको याद हो तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा क्या होता है, अल्फा के इक्वल हो जाता है, याद है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाता है, पाई माइनस अल्फा हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। वेयर tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ इमेजिनरी बाय रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी बाय रियल z। ये हो जाता है tan अल्फा। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसमें आपको ये सारी चीज बता दिए थे। अब इसमें हम लोग क्या देखना है कि आर्गुमेंट का जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा आपको इसके प्रॉपर्टीज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आर्गुमेंट के कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो डायरेक्टली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये कैसे समझोगे, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको बोले हम आर्गुमेंट फाइंड करो तो आप थीटा फाइंड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली देखे होगे, अगर पीवाईक्यू में देखोगे, जेई के क्वेश्चंस में देखोगे तो होगा क्या, वो आर्गुमेंट इस तरह से लिख दिया जाएगा आपको कि आर्गुमेंट ऑफ z-2 डिवाइडेड बाय z-3 का वैल्यू निकालो। तो आपको लगता है ये क्या पूछ रहा है ना। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को देख के ही जज नहीं कर पाते कि क्वेश्चन बनेगा कैसे या हम कैसे सोचेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा आर्गुमेंट के बारे में और आप डिटेल में समझोगे तो आपको ये सब क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन हार्ड है भी नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखने से ऐसा लगता है कि कैसे ऑपरेट करे ये नहीं समझ पाते बच्चे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि इससे डर खत्म हो जाए। तो आर्गुमेंट, सबसे पहली बात तो ये दिमाग फिट कर लो, आर्गुमेंट कुछ और नहीं है, वो एक एंगल है जो हम लोग ये इसमें पोलर फॉर्म में फाइंड करते हैं, ये थीटा फाइंड करते हैं। और ऑब्वियसली क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करता है, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब आर्गुमेंट ऑफ z हम लोग बात करने वाले हैं कि आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है। तो देखिए z इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। तो अगर हम लोग इसका पूछे आपको कि आर्गुमेंट बताओ क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब क्या समझेंगे आप, आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसका एंगल है कितना। ठीक है, तो अब इसका एंगल कितना आपका, थीटा है। आर्गुमेंट ऑफ z का वैल्यू कितना है, थीटा है। समझ आ रहा बात। तो अगर हम लोग इसको चाहें तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ यहाँ पर इमेजिनरी बाई, यहाँ पर ये वैल्यू जो लिखोगे तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, ऐसा बोल सकते हो, हाँ या नहीं। tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। याद करो z इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते थे, -1 प्लस √3 आए है, तो इसका थीटा कैसे निकालते थे, या अल्फा कैसे निकालते थे हम लोग, ये हम लोग फाइंड करते थे कि tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाता है, √3 डिवाइडेड बाय -1। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करते थे tan इनवर्स √3, और tan की वैल्यू √3 कब होता है, 30 डिग्री पर, मतलब 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री हम लोग आंसर बोलते थे या π/3 बोल देते थे। अरे बस समझ में। तो यहाँ से आपको अगर बोला जाए कि tan आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब क्या समझोगे आप, थीटा। अब ये थीटा जो हो जाएगा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज समझना है कि देखिए आर्गुमेंट तो थीटा ही होता है, लेकिन आपको ये बात भी पता है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में है कि नहीं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ z जो आप फाइंड कर रहे हो, अगर आपका यहाँ पर
मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका लिखा हुआ है x प्लस आई वाई, क्या लिखा हुआ है x प्लस आई वाई, दोनों पॉजिटिव है। अगर आपसे कोई पूछे इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज नथिंग बट थीटा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं फर्स्ट पॉइंट में थीटा अल्फा के ही इक्वल होता है, समझ पा रहे बात। लेकिन अगर कोई ये पूछे आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस एक्स प्लस आई वाई, अब आपसे पूछा जाए कि आर्गुमेंट ऑफ z बताओ क्या होगा, तो अब आर्गुमेंट ऑफ z आप थीटा नहीं बोल सकते। आर्गुमेंट ऑफ z जो यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई माइनस थीटा। आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अरे बस समझ में। अगर हम लोग इसका आर्गुमेंट निकालेंगे इस क्वाड्रेंट में, यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा बताइए। आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा आपका यहाँ पर थीटा माइनस, ठीक है। या फिर इसको आप चाहो तो अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो आप, पाई माइनस अल्फा। इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे आप अल्फा माइनस पाई, है ना। अल्फा मान के हम लोग चल रहे हैं तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। अरे बस समझ में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या बोलोगे बताओ। आर्गुमेंट ऑफ z जो हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ थीटा। अरे बस समझ में। तो इसका मतलब आर्गुमेंट कुछ और नहीं है, थीटा ही है। अब जो आप थीटा लिखते थे उसको थीटा ना लिख करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को वेट बढ़ाने के लिए आर्गुमेंट लिख दिया जाता है। इसका मतलब कुछ और नहीं सोचना आपको। आ रही बात समझ में। तो ये तो समझ में आर्गुमेंट का मतलब थीटा ही होता है। जहां पर थीटा था वहां पर आर्गुमेंट पुट कर सकते हो, सीधी सीधी बात ये है। यानी थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा लिखते थे, उसके जगह पे क्या लिख दो, आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख दो। थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई लिखते थे, आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख दो। तो ये बात ऑलरेडी आप जान गए हो। थोड़ा कंफर्टेबल आपको होना चाहिए ये टर्म्स, क्योंकि इसमें जो है ना ये टर्म्स थोड़ा सा देखने से लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर बात यहाँ तक। अब आपको हम समझाते हैं जो आपको समझना है। तो देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, ये मुझे बताओ ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर इसका आर्गुमेंट ऑफ z बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे कि भाई थीटा ही होगा और थीटा इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा, या थीटा निकाल दो वही अल्फा हो जाएगा। अब अगर मान लो अगर हम पूछते हैं आपको z बार, ठीक है, z बार बताओ क्या होगा, तो z बार क्या लिखोगे आप, x माइनस आई वाई। z बार क्या लिखोगे आप, x माइनस आई वाई लिख दोगे। समझ पा रहे बात। अगर x माइनस आई वाई लिखोगे तो इसका अगर आर्गुमेंट ऑफ z पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे बताओ। आर्गुमेंट ऑफ यहाँ पर z बार, आर्गुमेंट ऑफ z बार आपसे पूछा जाए क्या होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, माइनस थीटा हो जाएगा। ना थीटा किसके इक्वल है, आर्गुमेंट ऑफ z के इक्वल है। तो इसका मतलब मुझे बताओ क्या आर्गुमेंट ऑफ z बार बराबर माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z लिख सकते हैं कि नहीं। समझ पा रहे बात। इसका मतलब क्या समझे, ये पहला रिजल्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर भी आर्गुमेंट ऑफ z बार लिखा रहेगा उसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। ये बात समझ आ रहा है आप लोग को। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कभी भी जरूरत पड़ा, आर्गुमेंट ऑफ z बार इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर थोड़ा ऑब्जर्व करो तो आप बोल सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ z और आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या होता है, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी किसी आर्गुमेंट को, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट और उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट निकालेंगे तो पक्का क्या आएगा, जीरो आएगा। बात समझ आ रहा है। ये आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको z इक्वल्स टू आपको x प्लस आई वाई दिया है, या फिर ये पहला रिजल्ट आप ध्यान रखना ना, अगर इसको हम लिखे तो r इंटू क्या दे दिया आपको, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और यहाँ पर या फिर हम इसको लिख दिए मान लो r इंटू ई के पावर आई थीटा, यहाँ पर लिख दिया हम लोग यूलर फॉर्म में। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अगर हम आपको बोले इसका आर्गुमेंट क्या होगा तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि सर इसका आर्गुमेंट जो है आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो अगर हम आपको बोले कि z के पावर n करो, z के पावर n करो, तब क्या करोगे, यहाँ पर r के पावर n कर दोगे, e के पावर आई थीटा के पावर n कर दोगे, है कि नहीं। r के पावर e के पावर आई थीटा के पावर n करोगे कि नहीं करोगे बताओ। अब ये करोगे तो यहाँ से मुझे बताओ इसको क्या लिखोगे, r के पावर n इंटू ई के पावर क्या हो जाएगा, i इंटू एन थीटा हो जाएगा। अब तुमसे पूछा जाए कि इसका आर्गुमेंट बताओ कितना होगा, तो इसका आर्गुमेंट क्या बोलोगे बताओ। आर्गुमेंट ऑफ z के पावर n बराबर क्या बोलोगे, n थीटा होगा। क्योंकि अगर ये थीटा था आर्गुमेंट ऑफ z थीटा हुआ, अगर यहाँ पर n थीटा है तो आर्गुमेंट ऑफ z के पावर n क्या हो जाएगा, n थीटा हो जाएगा। नाउ थीटा किसके इक्वल होता है, आर्गुमेंट ऑफ z के इक्वल होता है। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z के पावर n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, n टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है। अब लॉग वाला थोड़ा फीलिंग आ रहा है तुम लोग को, लॉग m के पावर n n log m होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी है। आर्गुमेंट ऑफ z के पावर n क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब कि पहला रिजल्ट हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा।
दूसरा रिजल्ट आपको जो बताए, इसी को अगर इधर कर लोगे तो प्लस करने पर 0 हो जाएगा। तीसरा रिजल्ट क्या समझे आप, आर्गुमेंट ऑफ जेड के पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाता है। आ रही बात समझ में? यानी कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है और आपको सिंपली आर्गुमेंट ऑफ जेड आपके बात किया जाएगा, जेड इक्वल्स टू ई आर ई के पावर आई थीटा है, तो आपको यहाँ से पहला रिजल्ट ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इज नथिंग बट माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। ये बात आपको पहले बता दी। दूसरी बात जो आप समझे आप कि आर्गुमेंट ऑफ जेड के पावर n क्या हो जाएगा, तो जेड के पावर n क्या होगा, n टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। सिंपली, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं आपको। क्लियर बात यहाँ तक? अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड। थर्ड है आपका कि मान लो अगर हम आपसे पूछे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम आपको बोले z1 इक्वल्स टू r1 इंटू ई के पावर आई थीटा 1 है और z2 इक्वल्स टू है r2 इंटू ई के पावर आई थीटा 2। ये सब आपको बताए थे लास्ट क्लास में जब हम यूलर फॉर्म बता रहे थे आपको। तो मुझे बताओ अगर हम आपसे पूछे कि z1 बाई z2 क्या होगा, z1 बाई z2 कितना होगा, तो क्या बोलोगे आप बताओ? आप बोलोगे r1 बाई r2 इंटू ई के पावर i इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा, बताइए। आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ना मुझे बताओ अगर आपसे पूछे इसका आर्गुमेंट बताओ क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 बताओ, बोलो कितना होगा, थीटा 1। इसका आर्गुमेंट पूछे तो कितना बोलोगे आप, आर्गुमेंट ऑफ z2 कितना हो जाएगा, बोलो थीटा 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 को क्या लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ क्या लिख सकते हो, z2। ये तुम्हें जो लोग को लॉग का प्रॉपर्टी पता है लगेगा एग्जैक्टली सेम ही चल रहा है। लॉग में भी ये होता है, लॉग m n क्या, लॉग m माइनस लॉग n होता है। सिंपल। आप लॉग m के पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है। उसी तरह का प्रॉपर्टी एग्जैक्टली तुमको फील होगा। अब यहाँ पर ये समझ गए आप लोग, अगर डिवाइड में रहेगा तो क्या लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 लिख सकते हो। सेम तरह से आपको याद करो एक और रिजल्ट हम बताए थे आपको कि अगर डिवाइड करोगे तो एंगल सबट्रैक्ट होगा, लेकिन आपको याद करो हम लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर मल्टीप्लाई करोगे दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को तो क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा, है ना। इसका मतलब अगर आपको यहाँ पर z1 इंटू z2 करना होता तो आप क्या लिखते, r1 इंटू r2 ई के पावर क्या लिखते आप, आई थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखते कि नहीं लिखते। इसका मतलब अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलते, यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 किसके इक्वल है, आर्गुमेंट ऑफ z1, थीटा 2 किसके इक्वल, आर्गुमेंट ऑफ z2। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, z1 प्लस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्या समझे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का अगर प्रॉपर्टीज याद रखना है तो आप इजीली याद रख सकते हो, और कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। यहाँ तो समझ आ रहा बात। यानी अगर आपको कोई भी आर्गुमेंट का ये कंसेप्ट याद करना हो तो एकदम सिंपली लॉग का प्रॉपर्टी को याद रखे हो ना, कंपेयर कर लेना दिमाग में, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉग ही है, ये लॉग तो बिल्कुल नहीं है, ये कहीं एंगल है, वो कहाँ कुछ और है, लेकिन क्या नहीं याद रखने के लिए आप इजीली याद रख सकते हो, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी मैक्सिमम लोगों को याद रहता है। जो लोग नहीं पढ़े हो देर से पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो ये याद रखना एकदम सिंपल है, एग्जैक्टली वैसे ही सोचना, लॉग m इंटू एन क्या, तो लॉग m प्लस एन। यहाँ पर भी क्या सोचोगे, ऐसे ही कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2 होगा, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बात। अब एक कंसेप्ट आपको हम और बताए थे, वो कंसेप्ट भी पहले देख लो। आपको बताए थे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉडुलर है, याद करो क्या बताया था आपको, यूनिमॉडुलर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिमॉडुलर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको हम बोले थे कि यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बताए थे, बताओ। यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे आपको, z बार क्या होता है, 1 बाय z होता है, नहीं होता है, समझा ना बात। नाउ अब मुझे बताओ, आप लोग जानते हो अगर आर्गुमेंट ऑफ z बार आपसे पूछा जाए तो आप सीख गए हो, क्या बोलोगे, आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या बोलोगे आप लोग, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z बोलोगे, बोलोगे या नहीं बोलोगे, समझ पा रहे बात। इसका मतलब आपसे पूछा जाए आर्गुमेंट ऑफ 1 बाय z क्या होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ 1 बाय z नथिंग बट माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा, सिंपल। अरे बस समझ में, यानी ये बात यहाँ पर, और ये कैसे होगा अगर आप भूल जाओ तो सिंपली याद रखो कि यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी जैसे पढ़ते हो ना, लॉग m बाय n क्या होता है, लॉग m log n, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ 1 क्या कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका एंगल क्या होगा 0, इसीलिए माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर हो जाएगा ये। तो आर्गुमेंट ऑफ 1 बाय z क्या हो जाता है, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z हो जाता है, और सिंपली आप इस बात को ध्यान रख सकते हो। क्लियर है बात। तो देखो आर्गुमेंट जो है ना, ये जो क्वेश्चन होता है इसका, इसको ज्यादा डरने होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको अगर बेसिक बात पता है तो आर्गुमेंट के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कुछ क्वेश्चन अभी बता भी देंगे आपको हम सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये सब अगर आपको पता है
तो आपको ये चीज़ें गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम एग्जाम पता क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो पोलर फॉर्म तो पढ़ लेते हैं, यूलर फॉर्म भी नहीं बहुत लोग पढ़ते हैं। दूसरी बात, एक परेशानी क्या होता है, ये जो टर्म्स है ना थोड़ा सा टेढ़ा टर्म्स है। दूसरा चीज़ है कि इतना यूज टू नहीं होता बच्चा, तो उनको आर्गुमेंट अगर छोटा क्वेश्चन भी दे दिया जाए उनको लगता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और जेई में यही चीज़ है भी, जेई में क्या होता है, जो टर्म तुम इतना कंफर्टेबल नहीं हो वो टर्म को यूज करेगा वो, ठीक है। तो और यूज करेगा एंड देन आपको क्या लगेगा कि बहुत ज्यादा हम लोग का कोई हार्ड क्वेश्चन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंसेप्चुअली अगर आप चीज़ों को देखो तो ये कुछ नहीं है, ये तो वही चीज़ है जो आप पढ़ के आ रहे हो। इसमें हम कुछ भी नया बताएं आपको, ये तो बस हम आपको एक रिसोर्सेज के थ्रू ही बता दिए कि हाँ ये है, लेकिन सारी चीज़ तो जानते ही थे पहले से, ठीक है। अब इसी को आपको दिमाग में फिट रखोगे तो देन क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं, फिर हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो कहाँ से लिखोगे आप लोग, यहाँ से लिख लो। ये वाला तो ऑलरेडी जानते ही हो ना, इस लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से लिख लेना टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ये तुम्हें देखने से थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे बनेगा, और ऐसे क्वेश्चन इन जनरली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए जेई में क्या होता है, 3 लेयर के क्वेश्चन होते हैं। पहला लेयर के जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, बहुत ईजी वाले क्वेश्चन होते हैं जो सब बनाएगा, मतलब जो थोड़ा भी ठीक ठाक पढ़ा है वो बना देगा, स्कूल लेवल का पढ़ाई किया है तो ईजी लेवल क्वेश्चन बन जाएगा। तो इजी लेवल क्वेश्चन बन जाने से आपका क्या होगा कि 70 to 80 मार्क्स आ पाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि मैक्स मतलब इजी लेवल जो क्वेश्चन होता है टोटल 75 में देखोगे तो ऑन एन एवरेज 20-25 क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और आप सुने भी होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है ना इतना क्वेश्चन बना लेते हैं। अब आपको अगर एनआईटी में जाना है तो ऑन एन एवरेज क्या होगा कि आपको मिनिमम 45 to 50% स्कोर करना ही पड़ेगा, यानी 140 से तो एवर मार्क्स आपका आना ही चाहिए, ठीक है। कैटेगरी को अभी साइड करो, मतलब 150 आप मान के चलो। अब इसके लिए आपको 150 का सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो नियर अबाउट आपको 40 क्वेश्चन तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि 160 मार्क्स हुआ है, कुछ क्वेश्चन गलत होगा तो आपको 150-140 तक आ जाएगा। अब आपको 40 क्वेश्चंस बनाने का मतलब ये है कि आप इजी क्वेश्चन से तो काम चला नहीं सकते, आपको मॉडरेट लेवल क्वेश्चन तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको भी फील होना चाहिए कि ये बहुत सारे बच्चे नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे ये देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखोगे कुछ कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो सिंपली कोई बना देगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन है तो आपको ही पता है कि क्वेश्चन देख करके बहुत सारे बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाएगा और इस क्वेश्चन को नहीं बना सकता। लेकिन जो बच्चे इसको क्रैक कर दिया तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा और उनका सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाता है। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट में करना पड़ेगा आपको, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपका जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसमें आप इतना कर लोगे, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन तक पहुँच जाओगे एंड एक ईजी भी ले लोगे आप किसी सब्जेक्ट में, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तरीका है सिंपल सिलेक्शन का। अब यहाँ पर देखोगे तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सबसे बड़ा परेशानी है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ना दे रखा हो, ठीक है, कि z अगर गिवन नहीं हो, मैक्सिमम बच्चा तो पहले वहीं पर छोड़ देता है कि कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है। जैसे लिख देता है 2+3 है, 3-4 है, तो दिमाग चल जाता है कि हम ऐसे बना देंगे। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो ये आपको पहला चीज़ जो आपको समझना है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है कि देखिए आर्गुमेंट दे करके डरा दिया आपको लगा रहे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया ये तो, ठीक है। ऑप्शन में पूछ रखा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 वैल्यू बताओ क्या होगा, ऑप्शन जो दिया आपको, यानी वो पूछना चाह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 का वैल्यू क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 वैल्यू क्या होगा। अब इसमें से जो ऑप्शन मैच करे वो आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़े हो अब उसको लगा दो, क्वेश्चन आपसे 200% बन जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व होगा। आप ये वाला तो कर ही सकते हो। अब मुझे बताओ अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 बार लिखा है, जो जो आपको बताएं वो बताते चलना आप लोग। ये पाई हो गया, आप लोग क्या बताए थे, m/n रहेगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, बस। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 बार बराबर क्या हो गया, पाई हो गया ना। अभी आपको बताए थे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है तो इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस ऑफ माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z, ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। आई बात समझ में, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ Z2 बार क्या होगा, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर होगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या हो गया, पाई हो गया, और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बताओ इसमें कुछ भी है, इजिली कर सकते हो आप। अब आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर दे रखा है, क्या दिया भाई, इसने बोल रखा है कि Z1 बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ IZ2 बार, ठीक है। Z1 बार इक्वल्स टू क्या दे दिया आपको, माइनस ऑफ IZ2 बार दे दिया गया है। अगर Z1 बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ IZ2 बार दिया है
तो आप मुझे बताओ, अगर हम लोग यहाँ से दोनों तरफ से बार हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, z1 बराबर i इंटू, यहाँ पर कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अगर इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो ना, z1 बाय z2 बार है यहाँ पर, इस तो कितना है माइनस i। समझा ना बात? अगर दोनों पे इंडिविजुअल बार है तो आप यहाँ बोल सकते हो z1 बाय z2 का होल बार इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस है। अगर हम फिर से बार लगाते हैं, फिर से कॉन्जुगेट कर दे, तो ये दोनों हट जाएगा, z1 बाय z2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस i का कॉन्जुगेट यानी i हो जाएगा। सारी बात समझ में? अब इसका आर्गुमेंट निकाल लो, तो मुझे बताओ इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। आर्गुमेंट यहाँ पर z1 बाय z2 का आर्गुमेंट आपको फाइंड करना है, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 का जो अगर आर्गुमेंट आप निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, बताइए। यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा आपको आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z2, और i का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। i जो है वो क्या देगा, पाई बाई 2 देगा आर्गुमेंट, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, पाई बाई 2। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपका ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। ये बात समझ आया आपको, नहीं आया? देखो i जो रहेगा ना, i का हम आर्गुमेंट निकालेंगे तो 0 प्लस i है ना, इमेजिनरी बाय रियल करोगे तो 1/0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन करवाए थे ना i का आर्गुमेंट निकालने का, आपको थीटा निकालने का, तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर दो, तो मुझे बताओ अगर हम दोनों को ऐड कर दे, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दे, तो क्या मिलेगा आपको, 2 आर्गुमेंट ऑफ z1 इस क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका, पाई प्लस पाई बाई 2। पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा बोलो, 3 पाई बाई 2। तो आर्गुमेंट ऑफ 2 आर्गुमेंट ऑफ z1 बराबर कितना हो गया, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये आंसर हो गया, सिंपल। अब आर्गुमेंट ऑफ z1 निकल गया, आर्गुमेंट ऑफ z2 भी निकाल सकते हो आप, किसी भी पुट कर लो, आपकी मर्जी है। तो मुझे बताओ आर्गुमेंट ऑफ z2 क्या हो जाएगा बोलो, है ना, पाई माइनस 3 पाई बाई 4, वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बोलो, पाई बाई 4, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो, और नहीं पता है ये क्वेश्चन वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि z वेड है नहीं, और आप अगर z के वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे x प्लस आई वाई, तो एक z नहीं है यहाँ पर, दो z1 z2 है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन ट्रैप हो जाएगा। और आर्गुमेंट का जैसे प्रॉपर्टी जानते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम से बन जाएगा। अरे बस समझ में? तो एक बार फिर से समझ लो, देखो ये जो है आपको z1 बाई z2 बार जो दिया है, इसको तो आप समझ ही गए होगे कि ये तो प्रॉपर्टीज आप पढ़े ही हो कि m बाई n है तो माइनस कर देंगे, बार लगा हुआ है तो फिर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या हो जाता है, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z होता है, जो अभी आपको बताए थे, याद है ना, ये वाला आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या होता है, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z होता है, तो ये तो आप ऑलरेडी जान चुके हो। अब यहाँ का बात रहा कि इसका आर्गुमेंट कैसे करें हम लोग सॉल्व, क्योंकि हमें एक अगर इक्वेशन आर्गुमेंट में है तो दूसरा इक्वेशन आर्गुमेंट में चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या किए, z1 बार इक्वल टू इतना लिखा हुआ था, z2 बार इधर लेके आ गए। अगर आपको बताए थे कि अगर कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज बताए थे, उसमें बोले थे कि होल कॉन्जुगेट को आप अलग अलग कॉन्जुगेट लगा सकते हो, इसका मतलब अलग अलग कॉन्जुगेट है तो आप होल कॉन्जुगेट भी लगा सकते हो, तो z1 बाय z2 को होल कॉन्जुगेट लगा दिए। फिर आपको एक और कंसेप्ट बताए थे इसमें कि अगर किसी का भी डबल कॉन्जुगेट करोगे तो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो अगर दोनों साइड कॉन्जुगेट कर दोगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या मिल जाएगा आपको, आई मिल जाएगा। अब आर्गुमेंट जब निकालोगे, आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, इसका एंगल, ये कॉम्प्लेक्स, अब तुम z1 z2 मत सोचो, तुम ये सोचो अगर z बराबर i दिया है और आपको बोले एंगल निकालो, तो आप क्या करोगे, इमेजिनरी बाय रियल tan अल्फा, और इमेजिनरी का वैल्यू कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो, और रियल वैल्यू है कितना, कुछ नहीं है तो 0 है, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, और tan अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पाई बाई 2। अब हम लोग जानते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 आ गया, और ये क्वेश्चन आपका बन गया, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है बात? तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, समझा ना बात? ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये कंसेप्चुअल है क्वेश्चंस, तो आप कंसेप्ट वाइज अगर स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और बहुत आसानी से बना दोगे। अब देखो कैसे, जो आपको बताएं वो आपको अगर ध्यान हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस। यूनिट मॉडुलस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब यहाँ पर आपको अगर यूनिट मॉडुलस बोल रहा है, इसका मतलब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि सर z बार की जगह हम 1/z लिख सकते हैं। अगर z यूनिट मॉडुलस है तो z बार को हम क्या लिख सकते हैं, 1/z लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात खत्म हो गया, तो लिख दो, देखो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड बार के जगह पर मुझे बताओ क्या लिखोगे, 1/z लिखोगे, ध्यान से देखो, तो इसको तुम लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड हो जाएगा। नाउ ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, और ये किसके इक्वल हो गया बोलो, आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल हो गया ना, क्योंकि अगर इसको लोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या दिया है इसमें, थीटा, तो आंसर क्या हो गया, थीटा हो गया, कम।
ये आंसर हो गया। ठीक है, नहीं यहाँ पर जेड के वैल्यू कुछ भी हो अपने को उससे मतलब ही नहीं है, हमें आर्गुमेंट चाहिए था और इसने खुद बोल रखा है कि आर्गुमेंट कितनी